बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ में। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए चलाई जा रही है। यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप सिलेबस पढ़ रहे हैं अपने खुद से। यहाँ पे हम बहुत ही कम समय में आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवाते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो जाए और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के हमने टॉप 50 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रॉबेबल्स हैं। ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को भी इम्प्रूव करेंगे और आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। बहुत ही आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिम्स की डिस्कवरी की थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन सब की उन्होंने डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेनिंग टेक्निक इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ही फेमस स्टेन है, जिसे हम कहते हैं ग्राम स्टेन। यहाँ पे इस ग्राम स्टेन को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाती हैं इन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होती हैं वो बैक्टीरिया जो होती हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाती हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस्ड फॉर रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, प्रोटीन सिंथेसिस, रिस्पिरेशन। तो एंडोस्पोर का जो सबसे मेन कारण है प्रोड्यूस होने का वो सर्वाइवल है, क्योंकि जब एडवर्स कंडीशन आती हैं जहाँ पे बैक्टीरिया अपने बाकी के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो एक बहुत ही इनएक्टिव फेज में चला जाता है और स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और स्पोर्स जो होते हैं बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं उन्हें, जिससे कि वो सर्वाइव कर जाते हैं और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है वो फिर से जर्मिनेट होके नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। सो पेप्टिडोग्लाइकेन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेलुलोज जो होता है ये प्लांट सेल की सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। काइटिन जो होता है ये फंगस में पाया जाता है, फंगस की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन होती है। और लिग्निन जो होती है ये प्लांट सेल के डिपोजिशन होते हैं, प्लांट सेल में डिपॉजिट होती है, जो इसको प्लांट सेल को रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन है? इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैसिलस सबटिलिस, स्टेफाइलोकोकस और यस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जिनकी सेल वॉल जो है वो माइकोलिक एसिड से बनी होती है, और ये एसिड के ट्रीटमेंट के बाद इनमें जो इनकी सेल वॉल है उसमें डीकलरेशन नहीं होता है। तो ऐसी बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्रोकैरियोट इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए या फिर एटीपी सिंथेसिस के लिए एक आयन का ग्रेडियंट चाहिए, और आयन ग्रेडियंट बनाने के लिए कोई मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो प्रोकैरियोट सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आयन ग्रेडियंट नहीं बन सकता है। तो ऐसा एक ही ऑर्गेनेल है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वहीं पे सिर्फ आयन का ग्रेडियंट बन सकता है और एटीपी सिंथेस की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो चल सकती है आयंस के ग्रेडियंट की वजह से। तो ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है।
नाउ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज फाउंड इन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना। जनरली हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर प्रोसेस रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो इसको हम क्या कहना स्टार्ट कर देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ठीक, तो ये प्रोसेस जो होगी वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। और ऐसा प्रोसेस हम कुछ वायरसेस में देखते हैं, लाइक रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस में क्या होता है? उसका जो जीनोम होता है वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, बट जब भी वो होस्ट के अंदर पहुंचता है तो होस्ट मशीनरी को, जो भी वहाँ पे रेप्लिकेशन मशीनरी होती है, उसे यूटिलाइज करके अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। और इसके पास एक एंजाइम होता है जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, यानी कि आरएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को जो एंजाइम वहाँ पे यूटिलाइज होता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। नाउ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया आर, तो प्लाज्मिड जो होते हैं बैक्टीरिया में क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, वायरल पार्टिकल या फिर राइबोसोमल आरएनए होता है। तो प्रोटीन तो हम बहुत पहले से प्लाज्मिड बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। उसका जीनोमिक डीएनए का पार्ट नहीं है, बट उसके सर्वाइवल में ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। लाइक इसमें कुछ रेजिस्टेंट जीन होती हैं जो ऐसे कंडीशन में उसे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकता है, बट प्लाज्मिड होने की वजह से उसे ये बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पे जहाँ भी कोई एडवर्स कंडीशन है, कोई ऐसी रेजिस्टेंट कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में वो ग्रो हो सके। लाइक एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक कंडीशन में भी ग्रो हो सके बैक्टीरिया, उसके लिए प्लाज्मिड ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस प्लाज्मिड में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उस एडवर्स कंडीशन में, उस एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये किसके थ्रू किया गया था? ये फ्रेडरिक गिफ्रिथ के थ्रू किया गया था एक्सपेरिमेंट, ठीक, 1928 में। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया था कि जो भी एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि एक काइंड की जो भी मटेरियल है वो दूसरे काइंड में कैसे कन्वर्ट होता है। लाइक इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने माइस लिए थे, फिर उनमें कुछ बैक्टीरिया इंजेक्ट किए। वो बैक्टीरिया जो थे वो डिसीज़ कॉज कर रहे थे। 2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, एक रफ स्ट्रेन का था, एक स्मूथ स्ट्रेन का था। तो रफ जो था वो डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था, जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो डिसीज़ कॉज कर रहा था। बट जब स्मूथ स्ट्रेन डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को हीट किल करके डाला गया अकेले, तब उसने ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं की। मतलब माइस में जब इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ नहीं हुई, बट जब रफ स्ट्रेन को और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को एक साथ मिलाकर डाला गया, माइस में इंजेक्ट किया गया इस बैक्टीरिया को, तो माइस की डेथ हो गई। अब यहाँ पे देखा गया कि जब एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया और इंडिविजुअल उसे इंजेक्ट किया गया था तो डेथ नहीं हुई थी, और जब आर स्ट्रेन को भी इंडिविजुअल उसमें डाला गया माइस में, तब भी डेथ नहीं हुई थी। बट जब आर स्ट्रेन को, जो कि डिसीज़ नहीं कॉज कर रहा था, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, जो कि वो भी डिसीज़ नहीं कॉज कर रहा था, जब दोनों को साथ में मिला के डाला गया तो माइस को डिसीज़ हो गई और वो उसकी डेथ हो गई। तो इसमें देखा गया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसका? आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में, जो कि नॉन वायलेंट स्ट्रेन था, उसको वायलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था यह ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा था आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में। ये नॉन वायलेंट था और ये वायलेंट था, ठीक। और एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इसी एक्सपेरिमेंट को बायोकेमिकली प्रूव किया था। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है वो क्या करता है?
आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है, बट बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया था कि कौन सी एंजाइम या कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो इसमें प्रेजेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करवा रहे हैं। बट यहाँ पे जो एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ ये दोबारा फिर से रिपीट किया और उसमें बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये डीएनए की वजह से हो रहा है, आरएनए की वजह से हो रहा है या प्रोटीन की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करवा रहा है नॉन वायलेंट स्ट्रेन का वायलेंट स्ट्रेन में। हार्से और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, न कि प्रोटीन। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है और जो आज तक एक्सेप्ट किया जा रहा है ना। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज़ पहले से ही चल रही है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं इसे बाय करना तो ऐप के थ्रू हमारे बाय कर सकते हैं। हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप और ये बहुत ही मार्जिनल प्राइस में, जस्ट ₹699। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन सीरम। तो ह्यूमन सीरम में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? तो IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। ये इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में और यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेजेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच सकता है ड्यूरिंग, जब भी एम्ब्रियोनिक फेज में, जब फीटस जो है, एम्ब्रियो जो है मदर बॉडी में रहता है, तो उस टाइम प्लेजेंटा को क्रॉस करके ये इकलौता इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा है जो ट्रांसफ़र करके वहाँ पे फीटस की बॉडी में जा सकता है, एम्ब्रियो में जा सकता है। नाउ एटेन्यूएटेड वैक्सीन कंटेन्स हीट किल्ड ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, लाइव बट वीकेंड ऑर्गेनिज्म, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो एटेन्यूएशन का मतलब होता है इनएक्टिवेशन, इनएक्टिव, ठीक। एटेन्यूएटेड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एटेन्यूएटेड है, इसका मतलब वो इनएक्टिव कंडीशन में है। तो यहाँ पे लाइव बट वीकेंड ऑर्गेनिज्म, इनको क्या किया जाता है? वैक्सीन के थ्रू बॉडी में, मतलब एज अ वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इनएक्टिव होते हैं, कोई डिसीज़ नहीं कॉज कर सकते, बट ये इम्यूनोजेनिक होते हैं, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब कभी बाद में लाइव पैथोजन, बिल्कुल जो सक्षम है डिसीज़ कॉज करने में, जो कि नॉर्मल है, वो डिसीज़ कॉज करवा सकता है, जब वो हमारी बॉडी में पहुंचता है तो उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी पहले से ही हमारी बॉडी में तैयार, बिल्कुल एकदम रेडी हैं। और जब भी ये पहुंचता है हमारी बॉडी में, वायरस या पैथोजन कोई भी, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। नाउ द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड वाज इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV, बैक्टीरियोफेज T4। तो टोबैको मोज़ेक वायरस या TMV जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है, जो कि प्लांट में ये डिसीज़ कॉज करता है और स्पेसिफिकली टोबैको में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन RNA वायरस? हेपेटाइटिस B वायरस, एडिनो वायरस, पोलियो वायरस, हर्पेस वायरस। तो पोलियो वायरस जो है वो एक RNA कंटेनिंग वायरस है और बाकी की ये 3 जितने भी हैं ये सब क्या है? ये DNA कंटेनिंग वायरस है, DNA वायरसेस है। और ये पोलियो वायरस जो है वो RNA वायरस है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ELISA टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंजाइम लिंक्ड एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन रिएक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ इनिबिशन, वायरस आइसोलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ELISA जो है एक टेक्निक है, इस टेक्निक में हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू पता करते हैं कि जो भी टेस्ट करते हैं हम, वो पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं वहाँ पे या निगेटिव टेस्ट आ रहे हैं। तो ELISA का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। तो यहाँ पे एंजाइम से लिंक्ड होती हैं जो भी एंटीबॉडी होती हैं, और जब भी ये किसी एंटीजन से बाइंड करती हैं तो एंटीजन के साथ इन्हें, जब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती हैं या जितनी जो भी एंटीबॉडी होती है वो एंजाइम लिंक्ड होती हैं और फिर इन्हें सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि क्रोमोजेनिक होता है।
जब अगर एंटीजन इनसे बाइंड हुआ तो उनके साथ सबस्ट्रेट भी होता है, और सबस्ट्रेट के साथ जब जो एंजाइम है वो उसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है। अगर कलर नहीं प्रोड्यूस हुआ तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो निगेटिव है, ऐसा हम पता करते हैं एलाइजा के थ्रू। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस इज निसेरिया गोनोरिया, ट्रिपोनीमा पैलिडम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमेटिस। तो सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो ट्रिपोनीमा पैलिडम है। यही जो ये ऑर्गेनिज्म है ये सिफिलिस कॉज करता है, और सिफिलिस जो है वो एक क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। निजेरिया गोनोरिया जो है गोनोरिया कॉज करता है। ये जितनी भी यहाँ पे डिसीज़ बताई गई हैं ये सारी जो हैं वो एसटीडी ही हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। नाउ ब्लैक डेथ इन यूरोप वॉज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, विब्रो कॉलरी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सैल्मोनेला टाइफी। तो ब्लैक डेथ जो है वो यूरोप में एक बहुत ही भीषण महामारी आई थी, तो इसे कॉज किया था, ये एक बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसी की वजह से डिसीज़ हुई थी। तो इस डिसीज़ में लगभग यूरोप की आधी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी, और अब सोच सकते हैं कि यूरोप की आधी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का मतलब ये महामारी कितनी भयंकर थी। और उस टाइम यूरोप को अब जब आधी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई तो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और सोशली वो कंट्री कितना वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो उस टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि वहाँ के लोगों ने इस डिसीज़ को भगवान का प्रकोप माना, ईश्वरीय प्रकोप माना। तो जो कुछ वैसे लोग थे जो जिनकी मतलब ब्लैक कमाई थी जिनकी, उन्होंने अपनी कमाई को चर्च में दान करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसकी वजह से चर्च में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई, मतलब चर्च बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। तो ये ऐसी कुछ कहानी थी ब्लैक डेथ के पीछे। नाउ द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस इज बैसिलस एंथ्रेकिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्यूडोमोनास या क्लेप्सिला। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। नाउ कॉलरा इज कॉज्ड बाय, कॉलरा बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, विब्रो कॉलरी जो होता है ये कॉलरा कॉज करता है। नाउ हु इंट्रोड्यूस द प्योर कल्चर टेक्निक इन बैक्टीरियोलॉजी। तो प्योर कल्चर की टेक्निक जो है बैक्टीरियोलॉजी में वो किसने डिस्कवर की थी, वो डिस्कवर की थी रॉबर्ट कोच ने। जब ये कोच पोस्टुलेट दे रहे थे, मतलब कि एक जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया, तो उस टाइम इन्होंने प्योर कल्चर की डिस्कवरी की थी। प्योर कल्चर में क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया था। प्योर कल्चर का मतलब होता है ऐसा कल्चर जहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करवाते हैं, कोई भी उसमें इम्प्योरिटी या फिर कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं होते जो नॉन स्पेसिफिक हो। ठीक है, लुइस पास्चर ने पास्चर इफेक्ट दिया था, जोसेफ लिस्टर ने इन्होंने ये एंटीसेप्टिक का कॉन्सेप्ट दिया था, एडवर्ड जेनर ने इन्होंने फर्स्ट टाइम, इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, और फर्स्ट टाइम इन्होंने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था। नाउ ये हमारी कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं थे, जो पीछे मैंने बताया उस सीरीज़ में वीडियो लेक्चर्स नहीं है, और इस सीरीज़ की एक खासियत है जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, और ये सीरीज़ जो है वो 999 की है। और ये सारा कुछ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। नाउ द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, तो पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये यूज़ होता है। एस्परजिलस नाइजर जो है वो सिट्रिक एसिड के लिए यूज़ होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी जो है ये इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सिट्रिक एसिड इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिस, क्लोस्ट्रीडियम। तो एस्परजिलस नाइजर जो है ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करवाता है। नाउ बेकर सीड्स टेस्ट, तो बेकर सीड्स जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी है। नाउ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी। ये जो है वो
अल्कोहल का प्रोडक्शन करवाता है या इथेनॉल का प्रोडक्शन करवाता है। इथेनॉल या फिर अल्कोहल, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक। नाउ एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड बाय सेलमैन, वैक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, पॉल अर्लिच। तो सेलमैन, वैक्समैन जो हैं, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है जिसका इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्होंने फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी और वो था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है सेलमैन, वैक्समैन ने डिस्कवर किया, ये उसके बाद हुआ था, अलेक्जेंडर के बाद में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद में ये डिस्कवरी हुई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सेलेक्टिव मीडिया फॉर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो सेलेक्टिव मीडिया है वो कौन सा है? सेलेक्टिव मीडिया का मतलब ही होता है कि जहाँ पे कुछ सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करवा रहे हैं, जो सब के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है, कुछ सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए कॉम्पिटेबल है। तो जो सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए कॉम्पिटेबल मीडिया है वो है मैककॉन्की अगार मीडिया। यहाँ पे सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही ग्रो कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट अगार में जहाँ पे न्यूट्रिशन रिच मीडियम होता है, ये भी एक टाइप का मीडिया ही है। ब्लड अगार जहाँ पे पैरासिटिक इनको ग्रो कराया जाता है, पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सबॉर्ड जो अगार होता है यहाँ पे फंगस का कल्चर करते हैं, फंगस के लिए होता है। नाउ द जेलन-नीलसन स्टेन इज यूज्ड फॉर फंजाई, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, वायरसेस। तो ये स्टेन जो है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोएगुलेज टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, निजेरिया, सैल्मोनेला। तो कोएगुलेज जो होता है ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए यूज्ड होता है, ये इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोएगुलेज जो होता है ये एक कोगुलेंट रिलीज करता है, कोगुलेशन कॉज करवाता है। ये टेस्ट है मतलब ये बैक्टीरिया को फाइंड करने के लिए। तो ये क्या करता है कि जो फाइब्रिनोजन होता है ये ब्लड में पाया जाता है, ये एक पैरासिटिक फंजाई है जो ब्लड में पाया जाता है, और ये जब जहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट होता है तो ये कोएगुलेज एंजाइम सिक्रीट करता है, और जो कोएगुलेज एंजाइम होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब फाइब्रिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जहाँ कहीं भी ये प्रेजेंट होगा, अगर ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ये ब्लड को क्लॉटिंग करवाना स्टार्ट कर देगा। नाउ विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा। तो विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड फीवर के लिए इसके डायग्नोसिस के लिए परफॉर्म कराया जाता है, और ये टेस्ट लगभग सभी ने करवाया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, क्योंकि टाइफाइड फीवर बहुत ही मोस्ट कॉमन फीवर है इंडिया में। नाउ द मैनटॉक्स टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कॉलेरा। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है, मैनटॉक्स। नाउ तो ये जो अचीवा बैच है हमारा ये लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना तो ये टेस्ट सीरीज़ आप बाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये 499 में मिलने वाला है, और ये TGT PGT बायोलॉजी के लिए है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथेनोजेंस एक बैक्टीरिया होते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बैक्टीरिया, अभी देखिए बैक्टीरिया तो हैं बट बैक्टीरिया से बिलोंग नहीं करते, ये आर्किया से बिलोंग करते हैं। आर्किया जो है एक डोमेन है आर्की बैक्टीरिया, तो इसी से, इस डोमेन से मिथेनोजन बिलोंग करते हैं। तो मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। ठीक, ये जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके गट में पाए जाते हैं, और गट में क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। और जो भी एक्सक्रीटा होता है काउस का, बफेलोज का, कैटल्स का, उनकी एक्सक्रीटा में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उस एक्सक्रीटा को, काउडंग को हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं बायोगैस प्लांट के लिए, तो वहाँ पे यही बैक्टीरिया जो होते हैं सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं और CH4 यानी कि मीथेन गैस का सिक्रीशन करते हैं। ठीक, ये जो
सेलुलोज के डाइजेशन के बाद ही ये गैस निकलती है। तो इसे हम बायोगैस प्लांट में भी यूज़ करते हैं। नाउ ब्लू ग्रीन एल्गी आर एक्चुअली एल्गी, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि इनका जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक है वो बैक्टीरिया वाला है। इनकी सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की है। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होने की वजह से इन्हें एल्गी भी कहा जाता है, और बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने की वजह से इन्हें बैक्टीरिया कहा ही जाता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करवाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक। नाउ एमीबियासिस इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय जियार्डिया, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये एक ऐसा पैथोजन है जो अमेबिसिस करवाता है या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करवाता है। ठीक है, ह्यूमंस में। और ये इसका सेल जो होता है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनके बॉडी में 4 न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं, तो टेट्रा न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। टेट्रा न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ मलेरियल पैरासाइट वॉज डिस्कवर्ड बाई रोनाल्ड रॉस, लुइस पास्चर, कोच जेनर। तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम ये जो मलेरिया है, मलेरियल पैरासाइट, इसकी स्टडी की थी और इसकी डिस्कवरी की थी। 1880 में ये काम किया था इन्होंने। नाउ ट्रिपेनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, कॉलरा, लेप्रोसी, प्लेग। तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ट्रिपेनोसोमा, कॉलरा जो है विब्रो कॉलरी कॉज करता है, लेप्रोसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी कॉज करता है। ऑटोक्लेविंग इज कैरीड आउट एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 10 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट एट 15 psi। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो ऑटोक्लेव है ये 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए करवाया जाता है, और 15 psi टेम्परेचर, 15 psi प्रेशर, ये प्रेशर है। psi का मतलब होता है प्रेशर पर स्क्वायर इंचेस। ठीक है, प्रेशर पर स्क्वायर इंचेस psi का मतलब होता है। नाउ तो ये ऑटोक्लेव करवाया क्यों जाता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर ऐसा कोई भी, मतलब जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं लैब में, या फिर कुछ मीडिया होते हैं, उन्हें ऑटोक्लेव इसलिए करवाया जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रह जाए, जिससे कि हमारा जो मीडिया है या फिर जो भी ग्लासवेयर्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उन बैक्टीरियाज की वजह से हमारा जो सिस्टम है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, वो कंटेमिनेट ना हो जाए। तो कंटेमिनेशन रोकने के लिए ऑटोक्लेव करवाया जाता है। नाउ द फर्स्ट प्योर कल्चर वॉज ऑब्टेन्ड बाय। तो फर्स्ट प्योर कल्चर जो है वो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, ऑब्टेन किया था। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। नाउ लायोफिलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो एक ऐसा मेथड है जहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, और ये लायोफिलाइजेशन में क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है। जब टेम्परेचर लो कर दिया जाता है तो जो भी वाटर होता है वो आइस क्रिस्टल में बदल जाता है, और फिर उस आइस को सब्लिमेट कर दिया जाता है। डायरेक्ट जो सॉलिड है, यानी कि आइस है, जो उसे डायरेक्ट इवोपरेट कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे कोई वेट कंडीशन नहीं रहती, गीला नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यहाँ पे उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। नाउ अगार यूज्ड इन माइक्रोबियल कल्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, रेड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो अगार जो होता है इसे हम रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। ये एक रेड एल्गी जो सी वीड्स होती हैं, सी वीड्स से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, लाइक जिलेडियम या फिर ग्रेसिलेरिया। तो ये ऐसे कुछ एल्गी हैं जिनसे हम
अगार को ऑब्टेन करते हैं। और अगार क्या होता है? अगार जब हम मीडिया बनाते हैं, कोई कल्चर मीडिया या फिर ऐसे जो लैब में इस अगार को यूज़ किया जाता है। और जब हम जेल बनाते हैं, जो कि जहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है, तो उसका जो जेल होता है वो भी अगार से ही बनता है। नाउ यूपी एलटी ग्रेड 2025 एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ जो मॉक टेस्ट हैं वो 10 मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं, और इसे आप बाय करना चाहते हैं तो ₹999 में, जो कि 50% ऑफ पे चल रहा है इस समय, आप बाय कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर वॉज। तो पहला वैक्सीन जो था एडवर्ड जेनर ने इसे डिस्कवर किया था, और वो किसके अगेंस्ट था? ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, एंथ्रैक्स। तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में जो पहला वैक्सीन था वो था। ठीक, स्मॉल पॉक्स जो था वो कुछ ह्यूमंस को, कुछ लोगों को काउ के आसपास छोड़ा गया जिनको काउपॉक्स था। तो जो भी वहाँ का पैथोजन था वो ह्यूमन बॉडी में आ गया। अब ह्यूमन बॉडी जो भी वहाँ पे पर्सन थे वो इम्यूनाइज हो गए। तो इम्यूनाइज हो गए तो स्मॉल पॉक्स क्या हुआ, उनको जब स्मॉल पॉक्स के पैथोजन उनमें जब डाले गए तो स्मॉल पॉक्स उनको नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर पहले ही स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रेजेंट थी, एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, तो जिस वजह से इनको डिसीज़ नहीं हुई। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके या ऐसे ही कुछ स्टडी करके एडवर्ड जेनर ने ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। नाउ कुछ पोस्टुलेट आर यूज्ड टू डायग्नोज जेनेटिक डिसीज, प्रूव द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन डिसीज, डेवलप वैक्सीन, आइडेंटिफाई वायरसेस। तो इन्होंने प्रूव किया था माइक्रोब्स का रोल क्या होता है डिसीज़ में। अब देखिए कुछ पोस्टुलेट बार बार आ रहा है, मतलब बहुत बार पूछा गया है, तो इसके लिए हमारा एक सेपरेट लेक्चर है, बहुत ही क्विक कॉन्सेप्ट में, बहुत छोटा सा लेक्चर, और पूरा जो भी प्रोसेस था उसे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया उसे। तो एक बार देखिएगा, आपके बहुत काम का है कुछ पोस्टुलेट, वो आपके समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा, आप देखिएगा एक बार उसे। नाउ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन फॉर वर्क इन माइक्रोबायोलॉजी वॉज अवॉर्डेड टू। तो रॉबर्ट कोच को पहला नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, मेडिसिन में। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच का काम कितना इंपॉर्टेंट है ये इस बात से हमें पता चलता है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था। ठीक है, नाउ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई एंटोन वॉन लिवनहॉक। तो एंटोन वॉन लिवनहॉक ने पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या डिस्कवर किया था? प्रोटोजोआ डिस्कवर किया था। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था? सबसे फर्स्ट टाइम एंटीसेप्टिक का कॉन्सेप्ट दिया था। एंटीसेप्टिक में इन्होंने बताया था कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे अगर हम ट्रीट कर दें तो जो जर्म्स हैं वो क्या होंगे? किल हो जाएंगे। ठीक, जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे, किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू। केमिकल कैसे? लाइक फेनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फेनॉल के थ्रू अगर हम जो भी मटेरियल है उसे वॉश कर दें तो जो भी वहाँ पे जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, ऐसा बताया था जोसेफ लिस्टर ने। द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट इज वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, बैक्टीरिया। तो वायरॉइड जो होता है ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होता है, इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल भी कैसा? आरएनए। इसके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम आरएनए कहते हैं, और ना तो प्रोटीन होती है ना तो और कोई मटेरियल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सिर्फ आरएनए होता है, और वही इन्फेक्शन कॉज करता है। वायरस में क्या होता है? कैप्सिड प्लस जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रियॉन क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन जो इन्फेक्शन कॉज करने में एबल है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। तो प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ओनली। तो बिल्कुल सही है, प्रोटीन ओनली से बने होते हैं प्रियॉन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज। तो इनमें से बैक्टीरियल डिसीज कौन सा नहीं है? कॉलरा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो
बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है जो कि एक वायरस है। ठीक। नाउ बैक्टीरियल फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, फ्लैजेलिन, एक्टिन, मायोसिन। तो फ्लैजेला जो होता है वो फ्लैजेलिन से बना होता है और ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन जो है ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन में पाए जाते हैं, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है इसमें? इकोलाई है, स्टेफाइलोकोकस है, स्यूडोमोनास है, विब्रो कॉलरी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसे देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा। नाउ तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें 25 क्वेश्चन थे और हमने उनको डिस्कस किया, उनके कॉन्सेप्ट के साथ कुछ डिस्कस किया। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया और जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनको ऐसे ही हमने डिस्कस किया। नाउ हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जिसे आप जानते हैं। आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ है ये। अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीआरई, यूपी अल्टी ग्रेड, तो ये ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें आपको मिल रही हैं। लाइक फुल लेंथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिल रहा है, फुल लेंथ 50 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं आपको विद एक्सप्लेनेशन। और ये जो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट और टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही लेजेंडरी लोगों ने ये क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं एग्जाम्स में। अगर हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा तो उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। सो आप लोग ये ज़रूर लीजिएगा। 5000 प्लस प्रैक्टिस सेट हैं, MCQs और PYQs मिला के। वीडियो लेक्चर्स हैं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे। 12 महीने का आपको करंट अफेयर मिलने वाला है, पॉइंट वाइज वन लाइनर फैक्ट, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड, माइंड मैप। इन सब के थ्रू आपकी जो स्टडी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी अगर आप हमारे ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ें लेते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ज़रूर बाय करिए ये चीज़ें, मतलब बहुत सा मटेरियल हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो जो फ्री मटेरियल है वो आपके लिए एक्सेसिबल है और वो आप ज़रूर उसे यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि ये सारा मटेरियल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। नाउ सो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस और इम्पॉर्टेंट सेशन हम डेली लेकर आते हैं आपके लिए। तो आपके प्रिपरेशन और बूस्टअप हो, आपके एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो, बस हम यही चाहते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है। सो बाय बाय, थैंक यू।